हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आशा है आप सभी ठीक होंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की क्लास, जो कि हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स पर आधारित रहने वाली है। ठीक है, सभी प्रश्न महत्वपूर्ण रहेंगे और उपन्यास से संबंधित रहेंगे। ध्यान दीजिएगा और अंत तक जुड़े रहिएगा। देखते हैं पहला प्रश्न। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी का प्रथम उपन्यासकार कौन है? तो श्रीनिवास दास, लाला श्रीनिवास दास आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी के प्रथम उपन्यासकार हैं। इनके द्वारा रचित परीक्षा गुरु नामक उपन्यास काफ़ी प्रसिद्ध रही, जो कि 1882 ईस्वी में लिखा गया। ठीक है, परीक्षा गुरु का प्रकाशन वर्ष क्या रहा? तो 1882 ईस्वी। आगे बढ़ेंगे। व्यक्तिवादी उपन्यासकारों की परंपरा में निम्नलिखित में से कौन नहीं है? तो व्यक्तिवादी उपन्यासकारों की परंपरा में कौन नहीं आते हैं? तो गोपाल राम गहमरी एक जासूसी उपन्यासकार है, जासूसी उपन्यासकारों के प्रवर्तक है। ठीक है, व्यक्तिवादी उपन्यासकारों की परंपरा में गोपाल राम गहमरी नहीं आते, बल्कि ये एक जासूसी उपन्यासकार रहे। ठीक है, गोपाल राम गहमरी एक जासूसी उपन्यासकार रहे। इसके अलावा पूछा जा सकता है कि हिंदी का कानन डायल किन्हें कहा जाता है? तो गोपाल राम गहमरी को हिंदी का कानन डायल, गोपाल राम गहमरी को हिंदी का कानन डायल कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से एक उपन्यास की कथा वस्तु का संबंध औपनिषदिक युग से है। तो अनामदास का पोथा नामक उपन्यास की कथा वस्तु का संबंध, अनामदास का पोथा जो कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा रचित है, इसकी कथा वस्तु का संबंध औपनिषदिक युग से है। इसके अलावा वाणभट्ट की आत्मकथा, पुनर्नवा, चारु चंद्रलेख, इन सभी उपन्यासों के रचयिता कौन रहे? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। अगला प्रश्न है, सामाजिक उपन्यास अमरबेल के लेखक कौन रहे? अमरबेल एक कैसा उपन्यास है? तो सामाजिक उपन्यास है। इसके लेखक कौन रहते हैं? तो इसके लेखक रहते हैं वृंदावन लाल वर्मा। अमरबेल नामक उपन्यास के लेखक रहते हैं वृंदावन लाल वर्मा। वृंदावन लाल वर्मा के कुछ प्रसिद्ध उपन्यासों की अगर हम बात करें तो झांसी की रानी, ठीक है, झांसी की रानी। इसके अलावा गढ़कुंडार, मृगनैनी, विराटा की पद्मिनी, ये वृंदावन लाल वर्मा द्वारा रचित काफ़ी प्रसिद्ध उपन्यास रहे, जिससे संबंधित काफ़ी प्रश्न देखे जाते हैं। ठीक है, विराटा की पद्मिनी इत्यादि। झांसी की रानी, गढ़कुंडार, मृगनैनी, विराटा की पद्मिनी, ये सभी उपन्यास वृंदावन लाल वर्मा जी द्वारा रचित है। अमृतलाल नागर का प्रथम प्रकाशित उपन्यास निम्न में से कौन सा है? तो अमृतलाल नागर का प्रथम प्रकाशित उपन्यास है बूंद और समुद्र। अमृतलाल नागर का प्रथम प्रकाशित उपन्यास है, जिसका प्रकाशन वर्ष रहता है 1956 ईस्वी। ठीक है, यहाँ पे एकता नैमिषारण्य, मानस का हंस, अमृत और विष, बूंद और समुद्र, इन सभी उपन्यासों के रचयिता कौन रहते हैं? अमृतलाल नागर ही रहते हैं। परंतु अमृत और विष का प्रकाशन वर्ष क्या रहता है? तो 1966 ईस्वी। अमृत और विष का प्रकाशन वर्ष रहा 1966 ईस्वी। मानस का हंस और एकदा नैमिषारण्य दोनों का ही प्रकाशन वर्ष रहता है 1972 ईस्वी। मानस का हंस और एकदा नैमिषारण्य दोनों का ही प्रकाशन वर्ष क्या रहा? 1972 ईस्वी। इसमें मानस का हंस उपन्यास में तुलसीदास के जीवन चरित्र का वर्णन किया गया है। मानस का हंस नामक उपन्यास में तुलसीदास के जीवन चरित्र का वर्णन किया गया है। अगला हमें सुमेलित करना है श्यामा स्वप्न किनके द्वारा रचित रचना है? तो ठाकुर जगमोहन सिंह। श्यामा स्वप्न नामक ग्रंथ के रचयिता, श्यामा स्वप्न रचना के रचयिता कौन रहे? तो ठाकुर जगमोहन सिंह। नरेंद्र मोहिनी के रचयिता कौन रहे? देवकी नंदन खत्री। नरेंद्र मोहिनी के रचयिता रहे देवकी नंदन खत्री। मायाविनी के रचयिता रहते हैं गोपाल राम गहमरी। पृथ्वीराज चौहान के रचयिता रहते हैं बलदेव प्रसाद। श्यामा स्वप्न ठाकुर जगमोहन सिंह, नरेंद्र मोहिनी देवकी नंदन खत्री, मायाविनी गोपाल राम गहमरी, पृथ्वीराज चौहान बलदेव प्रसाद। आगे बढ़ेंगे। निम्न में से कौन सा उपन्यास कमलेश्वर का नहीं है? निम्न में से कौन सा उपन्यास नहीं है? तो पीली आंधी, इसके अलावा चौखट, ये दोनों ही उपन्यास कमलेश्वर द्वारा रचित नहीं है। पीली आंधी किनका उपन्यास है? तो प्रभा खेतान जी का उपन्यास है। पीली आंधी प्रभा खेतान जी का उपन्यास है। जबकि चौखट के लेखक कौन रहते हैं? द्रोणवीर कोहली। चौखट नामक रचना किनकी है? तो द्रोणवीर कोहली की है। ठीक है, द्रोणवीर कोहली की है चौखट नामक रचना। डाक बंगला कितने पाकिस्तान, ये कमलेश्वर द्वारा रचित उपन्यास है। आगे बढ़ेंगे।
अमृतलाल नागर द्वारा रचित इन उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही कालक्रम बताना है। अमृतलाल नागर द्वारा रचित इन उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही कालक्रम बताना है। ये सभी उपन्यास किनके द्वारा रचित है? तो अमृतलाल नागर जी के द्वारा रचित है। इनका प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम हो जाएगा बूंद और समुद्र। ठीक है, पहला हो जाएगा बूंद और समुद्र। बूंद और समुद्र का प्रकाशन वर्ष रहता है 1956 ईस्वी। बूंद और समुद्र का प्रकाशन वर्ष रहा 1956 ईस्वी। सुहाग के नुपुर का प्रकाशन वर्ष रहता है 1960 ईस्वी। सुहाग के नुपुर का प्रकाशन वर्ष रहा 1960 ईस्वी। अमृत और विश्व का प्रकाशन वर्ष रहता है 1966 ईस्वी। एवं मानस का हंस का प्रकाशन वर्ष रहा 1972 ईस्वी। ठीक है, पहला क्या हो गया? बूंद और समुद्र 1956 ईस्वी। सुहाग के नुपुर 1960 ईस्वी। अमृत और विश्व 1966 ईस्वी। मानस का हंस 1972 ईस्वी। आगे बढ़ते हैं। इतिहास इस बात का गवाह है कि इस महिमा में शक्ति की उपेक्षा करने वाले साम्राज्य नष्ट हो जाए। कथा किस उपन्यास से उद्धृत है? इतिहास इस बात का गवाह है कि महिमा में शक्ति की उपेक्षा करने वाले साम्राज्य नष्ट हो जाए। कथन किस उपन्यास से उद्धृत है? तो यह कथन वाण भट्ट की आत्मकथा नामक उपन्यास से उद्धृत है, जो कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा रचित है। ठीक है, गोदान उपन्यास के रचयिता कौन रहते हैं? मुंशी प्रेमचंद। दिव्या उपन्यास के रचयिता रहे यशपाल एवं आपका बंटी नामक उपन्यास के रचयिता रहते हैं मनु भंडारी। आगे बढ़ेंगे। राधाकृष्ण ने गोवध की समस्या का निवारण करने हेतु कौन सा उपन्यास लिखा था? राधाकृष्ण ने गोवध की समस्या का निवारण करने हेतु निस्सहाय हिंदू नामक उपन्यास लिखा था। राधाकृष्ण ने गोवध की समस्या का निवारण करने हेतु निस्सहाय हिंदू नामक उपन्यास लिखा था। भूतनाथ उपन्यास के रचयिता कौन रहते हैं? तो देवकी नंदन खत्री। भूतनाथ उपन्यास के रचयिता कौन रहे? देवकी नंदन खत्री। आदर्श हिंदू उपन्यास के लेखक रहते हैं लज्जाराम मेहता। आदर्श हिंदू उपन्यास के लेखक रहे लज्जाराम मेहता। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। ठेठ हिंदी का ठाठ तथा अधखिला फूल किनके उपन्यास है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। ठेठ हिंदी का ठाठ एवं अधखिला फूल अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा रचित एक प्रसिद्ध उपन्यास है। इनमें से कौन सा उपन्यास यशपाल का नहीं है? निम्न में से कौन सा उपन्यास यशपाल का नहीं है? दादा कामरेड, दिव्या, झूठा सचेत, ये तीनों ही उपन्यास यशपाल द्वारा रचित है। परंतु कब तक पुकारूं नामक उपन्यास के रचयिता रहते हैं रांगे राघव। कब तक पुकारूं नामक उपन्यास के रचयिता कौन रहे? रांगे राघव। आगे बढ़ेंगे। सारा आकाश किसकी कृति है? सारा आकाश किसकी कृति है? राजेंद्र यादव। सारा आकाश राजेंद्र यादव द्वारा रचित है। सुबह दोपहर शाम किस प्रसिद्ध उपन्यासकार की रचना है? सुबह दोपहर शाम कमलेश्वर की रचना है। सुबह दोपहर शाम कमलेश्वर द्वारा रचित उपन्यास है। कुरु कुरु स्वाहा उपन्यास के लेखक इनमें से कौन है? कुरु कुरु स्वाहा उपन्यास के लेखक निम्न में से है मनोहर श्याम जोशी जी कुरु कुरु स्वाहा नामक उपन्यास के लेखक रहे। 30-40-50 उपन्यास के लेखक कौन है? 30-40-50 उपन्यास के लेखक रहते हैं प्रभाकर माचुए। 30-40-50 उपन्यास के लेखक रहे प्रभाकर माचुए। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी किस धारा के उपन्यासकार रहे? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी निम्न में से किस धारा के उपन्यासकार रहे? तो सामाजिक सांस्कृतिक धारा के उपन्यासकार रहे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। परीक्षा गुरु उपन्यास का प्रथम प्रकाशन कब हुआ था? परीक्षा गुरु उपन्यास का प्रथम प्रकाशन कब हुआ था? तो 1882 ईस्वी में। परीक्षा गुरु उपन्यास के रचयिता कौन रहते हैं? लाला श्रीनिवास दास। बांधो ना नाव इस ठाव के लेखक कौन रहे? बांधो ना नाव इस ठाव के लेखक रहते हैं उपेंद्रनाथ अश्क। बांधो ना नाव इस ठाव के लेखक रहते हैं उपेंद्रनाथ अश्क। उपेंद्रनाथ अश्क के अन्य प्रसिद्ध उपन्यास है जिससे संबंधित प्रश्न आते हैं गिरती दीवारें। ठीक है, गिरती दीवारें, गर्म राख, इसके अलावा शहर में घूमता आईना इत्यादि। शहर में घूमता आईना इत्यादि ये सभी उपन्यास उपेंद्रनाथ अश्क द्वारा रचित है जो कि काफ़ी प्रसिद्ध है। गिरती दीवारें, गर्म राख, शहर में घूमता आईना।
प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या हो जाएगा? तो दिव्या का प्रकाशन वर्ष रहा 1945 ईस्वी। दिव्या का प्रकाशन वर्ष रहा 1945 ईस्वी। रचयिता कौन रहते हैं? यशपाल, रचयिता रहे यशपाल। दूसरा जहाज का पंछी का प्रकाशन वर्ष रहा 1954 ईस्वी। 1954 ईस्वी। रचयिता रहते हैं इलाचंद्र जोशी, रचयिता रहे इलाचंद्र जोशी। तीसरा अमृत और विष का प्रकाशन वर्ष रहा 1966 ईस्वी। रचयिता रहे अमृतलाल नागर। अमृत और विष के रचयिता कौन रहे? अमृतलाल नागर। ठीक है। उसके बाद चौथा पहला पड़ाव का प्रकाशन वर्ष रहा 1987। रचयिता रहे श्रीलाल शुक्ल। ठीक है, श्रीलाल शुक्ल। दिव्या 1945 यशपाल। जहाज का पंछी 1954 इलाचंद्र जोशी। अमृत और विष 1966 अमृतलाल नागर। पहला पड़ाव 1987 श्रीलाल शुक्ल। आगे बढ़ेंगे। मुझे चांद चाहिए कि रचनाकार कौन रहे? मुझे चांद चाहिए कि रचयिता रहते हैं सुरेंद्र वर्मा। इससे भी संबंधित काफ़ी बार प्रश्न आते हैं। इस उपन्यास पर इन्हें सन 1996 ईस्वी में मुझे चांद चाहिए नामक उपन्यास पर सन 1996 ईस्वी में सुरेंद्र वर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है, सुरेंद्र वर्मा को मुझे चांद चाहिए नामक उपन्यास पर सन 1996 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। भारतेंदु कालीन किस उपन्यास से आधुनिकता की शुरुआत मानी जाती है? तो भारतेंदु कालीन परीक्षा गुरु नामक उपन्यास से आधुनिकता की शुरुआत मानी जाती है। भारतेंदु कालीन परीक्षा गुरु उपन्यास से आधुनिकता की शुरुआत मानी जाती है। आगे बढ़ेंगे। इसमें रानी केतकी की कहानी के रचयिता कौन रहते हैं? रानी केतकी की कहानी के रचयिता रहे इंशाअल्लाह खां। ठीक है, रानी केतकी की कहानी के रचयिता कौन रहे? इंशाअल्लाह खां। 100 अजान एक सुजान नामक उपन्यास के रचयिता रहते हैं बालकृष्ण भट्ट। ठीक है, 100 अजान एक सुजान उपन्यास के रचयिता कौन रहे? बालकृष्ण भट्ट। चंद्रकांता नामक उपन्यास के रचयिता रहते हैं देवकी नंदन खत्री। चंद्रकांता उपन्यास के रचयिता रहे देवकी नंदन खत्री। आगे बढ़ेंगे। वह सफ़र था कि मुकाम तक कृति की लेखिका कौन है? वह सफ़र था कि मुकाम तक कृति की लेखिका मैत्रेयी पुष्पा। वह सफ़र था कि मुकाम तक कृति की लेखिका कौन? मैत्रेयी पुष्पा। इनके द्वारा कुछ प्रसिद्ध उपन्यास स्मृति दंश। ठीक है, स्मृति दंश। इसके अलावा बेतवा बहती रही, इदन्नमम। ठीक है, इसके अलावा झूला नट। ये सभी उपन्यास मैत्रेयी पुष्पा द्वारा रचित है। स्मृतिदंश, बेतवा बहती रही, इदन्नमम, झूला नट इत्यादि। आगे बढ़ेंगे। जासूसी उपन्यासों का हिंदी प्रवर्तन करने का श्रेय किस उपन्यासकार को दिया जाता है? जासूसी उपन्यासों का हिंदी में प्रवर्तन करने का श्रेय गोपाल राम गहमरी को दिया जाता है। ठीक है, गोपाल राम गहमरी को दिया जाता है। आगे बढ़ेंगे। हिंदी के उस उपन्यासकार का नाम बताइए जिसकी कृतियों को पढ़ने के लिए बहुत से लोगों ने हिंदी सीखी। तो देवकीनंदन खत्री के उपन्यासों को पढ़ने के लिए बहुत से लोगों ने क्या सीखी? हिंदी सीखी। आगे बढ़ेंगे। देवकीनंदन खत्री के उपन्यासों के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? ये यथार्थ पर आधारित है, ये उच्च कोटि के साहित्यिक उपन्यास है, इन उपन्यासों में इतनी रोचकता है कि यह पाठकों को बांधने में समर्थ है, ये जासूसी है। तो देवकीनंदन खत्री के उपन्यासों के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो इन उपन्यासों में इतनी रोचकता है कि यह पाठकों को बांधने में समर्थ है, ये यहाँ पे सही विकल्प है। आगे बढ़ेंगे। निम्न में से कौन सी रचना विश्वंभरनाथ शर्मा कौशिक की नहीं है? भिखारिणी, चित्रशाला, माँ या फिर चंद्रकांता। तो विश्वंभरनाथ शर्मा कौशिक की रचना नहीं है निम्न में से। भिखारिणी, चित्रशाला, माँ ये सभी इनकी रचनाएं हैं, परंतु चंद्रकांता किनकी रचना है? काफ़ी बार चर्चा हो चुका है कि देवकीनंदन खत्री द्वारा रचित यह उपन्यास है। मनु भंडारी कृत महाभोज उपन्यास का प्रथम प्रकाशन कब हुआ था? मनु भंडारी कृत महाभोज उपन्यास का प्रथम प्रकाशन 1979 में होता है। ठीक है, मनु भंडारी कृत महाभोज उपन्यास का प्रथम प्रकाशन 1979 ईस्वी में होता है।
आगे बढ़ेंगे। क्योंकि वह जिंदा था, जिंदा रहने का, क्योंकि वह जिंदा था, जिंदा रहने का मतलब समझते हैं ना आप लोग, भूल गए हैं जिंदा रहने का मतलब। महाभोज उपन्यास में यह कथन किनका है? क्योंकि वह जिंदा था, जिंदा रहने का मतलब समझते हैं ना आप लोग, भूल गए हैं जिंदा रहने का मतलब। महाभोज उपन्यास में यह कथन किसका था? तो महाभोज उपन्यास में यह कथन बिंदा का था। महाभोज उपन्यास में यह कथन बिंदा का है। निम्नलिखित में से त्यागपत्र का प्रमुख संदर्भ क्या है? त्यागपत्र उपन्यास का प्रमुख संदर्भ क्या है? त्यागपत्र का प्रमुख संदर्भ है मनोवैज्ञानिक। त्यागपत्र का प्रमुख संदर्भ है मनोवैज्ञानिक। त्यागपत्र किनके द्वारा रचित एक प्रसिद्ध उपन्यास है? जैनेन्द्र द्वारा रचित यह एक प्रसिद्ध उपन्यास है। त्यागपत्र जैनेन्द्र द्वारा रचित एक प्रसिद्ध उपन्यास है। जैनेन्द्र इलाचंद्र जोशी, अज्ञे तथा डॉक्टर देवराज। जैनेन्द्र इलाचंद्र जोशी, जैनेन्द्र इलाचंद्र जोशी, जैनेन्द्र इलाचंद्र जोशी, अज्ञे तथा डॉक्टर देवराज, ये चारों ही मनोविश्लेषणात्मक रचनाकार माने जाते हैं। जैनेन्द्र इलाचंद्र जोशी, अज्ञे, डॉक्टर देवराज, ये सभी मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार माने जाते हैं। इसके अलावा त्यागपत्र नामक उपन्यास में मृणाल के माध्यम से स्त्री के उत्पीड़न तथा विद्रोही व्यक्तित्व का चित्रण किया गया है। त्यागपत्र उपन्यास में मृणाल के माध्यम से स्त्री के उत्पीड़न एवं विद्रोही व्यक्तित्व का चित्रण किया गया है। आगे बढ़ेंगे। त्यागपत्र की मृणाल के व्यक्तित्व के विषय में कौन सा अनुपयुक्त है? कौन सा अनुपयुक्त है उसके व्यक्तित्व के विषय में? आत्मपीड़न, परदया भाव, अपनी नियति की स्वयं निर्मात्री, या फिर समाज को तोड़ने फोड़ने की चाह। समाज को तोड़ने फोड़ने की चाह उसके व्यक्तित्व के विषय में अनुपयुक्त है। आगे बढ़ेंगे। संसार में गऊ बनने से काम नहीं चलता, जितना दबो लोग उतना ही दबाते हैं। थाना, पुलिस, कचहरी, अदालती सब है हमारी रक्षा के लिए, लेकिन रक्षा कोई नहीं करता, चारों तरफ लूट है। गोदान में यह कथन किसका है? संसार में गौ बनने से काम नहीं चलता, जितना दबो उतना ही लोग दबाते हैं। थाना, पुलिस, कचहरी, अदालती सब है हमारी रक्षा के लिए, लेकिन रक्षा कोई नहीं करता, चारों तरफ लूट है। गोदान में यह कथन तो गोदान में यह कथन किसका है? राम सेवक धनिया, गोबर या फिर झुनिया। तो यह कथन है राम सेवक का। यह कथन किसका है? राम सेवक का। आगे बढ़ेंगे। किस विकल्प के अंतर्गत लिखित कोई एक स्त्री पात्र गोदान की कथा में नहीं है? तो धनिया, मालती, वृंदा। धनिया, मालती, वृंदा, इसमें क्या है? अच्छा, इस प्रश्न को ये हम स्किप करेंगे, ठीक है, इस प्रश्न को स्किप करते हैं। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, मालती बाहर से तितली है, भीतर से मधुमक्खी। मालती के व्यक्तित्व के संबंध में यह टिप्पणी किसकी है? मालती बाहर से तितली है, भीतर से मधुमक्खी। मालती के व्यक्तित्व के संबंध में यह टिप्पणी किसकी है? तो लेखक की है। यह टिप्पणी लेखक की है मालती के व्यक्तित्व के संबंध में। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, अगला हमें सुमेलित करना है। दिल एक सादा कागज़ किनके द्वारा रचित है? राही मासूम रजा। दिल एक सादा कागज़, राही मासूम रजा, ठीक है, दिल एक सादा कागज़, राही मासूम रजा। धरती धन्ना अपना किनके द्वारा रचित है? तो जगदीश चंद्र। धरती धन्ना अपना जगदीश चंद्र जी के द्वारा रचित है। जाग मच्छंदर गोरा खाया किनके द्वारा रचित है? विश्वंभर नाथ उपाध्याय। जाग मच्छंदर गोरा खाया विश्वंभर नाथ उपाध्याय द्वारा रचित है। नागफनी का देश अमृत राय द्वारा रचित है। दिल एक सादा कागज़, राही मासूम रजा, धरती धन्ना अपना जगदीश चंद्र, जाग मच्छंदर गोरा खाया विश्वंभर नाथ उपाध्याय, नागफनी का देश अमृत राय, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स पर आधारित इस क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं आज के लिए। अगली क्लास में जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए अगर आप लोगों को हमारी क्लास अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ठीक है।
और जो एक प्रश्न मैंने आज छोड़ दिया उसे कोशिश करूँगी कि अगले प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन की क्लास में ज़रूर से क्लियर कर दूँ। धन्यवाद।